Hello student, I am Dr. Simpi. In the previous video, I have discussed about the topic of spectroscopy, which is NMR. It is also known as nuclear magnetic resonance spectroscopy or proton spectroscopy. In the previous video, I have discussed what is NMR, what are the principles of NMR and what are the applications of NMR. Today, I will discuss the most important topic, which is chemical shift. Now the question arises, what is chemical shift? तो उससे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो फ्रीक्वेंशनल फ्रीक्वेंसी होती है प्रोटॉन की, वो क्या होती है, सब प्रोटॉन्स की सेम नहीं होती. वो क्या होता है, वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. वो वेरियस फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? द प्रोटॉन, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विच द प्रोटॉन फील्ड, क्योंकि हम क्या करेंगे, किसी भी प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड देंगे, लेकिन जो प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फैक्टर्स पे, which are the environment of the proton, electron density of the proton, presence of other nearby proton. वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन पे कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और उसके आसपास जो एनवायरमेंट के प्रोटॉन हैं वो कितने हैं, एंड नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स विच डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. अब क्या होगा, व्हाट इज केमिकल शिफ्ट? The shift in the position of the NMR spectrum as compared to that of standard reference. मतलब जो स्टैंडर्ड रेफरेंस हम लेते हैं, इस केस में हम स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या लेते हैं? टेट्रामिथाइलसिलेन, विच इज ऑल्सो इन शॉर्ट फॉर्म नोन एज टीएमएस लेते हैं. उसके कंपैरिजन में जो एनएमआर स्पेक्ट्रम की जो शिफ्ट होती है पोजीशन, वो हमारी क्या कहलाती है? केमिकल शिफ्ट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ वी मेजर द केमिकल शिफ्ट? मेजरमेंट ऑफ केमिकल शिफ्ट अगर हमें करना है तो हम किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ टीएमएस एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. टीएमएस क्या होगा? टेट्रामिथाइलसिलेन. हम टीएमएस को ही एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्यों लेते हैं? सबसे पहले इसका रीजन क्या है कि इसमें 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं. जैसे देखिए इसमें जो प्रोटॉन है 3, 3, 3, 9 एंड 12. इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है? 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन. और जो जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो क्या हैं? सारे के सारे केमिकल इक्विवेलेंट हैं, जिसके कारण हम इसे क्या लेते हैं? एज ए स्टैंडर्ड. और दूसरा है स्टैंडर्ड हम इसे क्यों मानते हैं? क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? सॉल्युबल होता है, जिसके कारण हमें किसी भी सैंपल को कंपेयर करना है तो उसमें हम टीएमएस को एज ए स्टैंडर्ड ले सकते हैं. लेकिन हमारा जो सॉल्वेंट जो होता है, वाटर हुआ या D2O हुआ, उस केस में हम टीएमएस को यूज नहीं कर सकते. उस केस में हम क्या लेते हैं? सोल्ट ऑफ टीएमएस, विच इज सोडियम सोल्ट ऑफ 3 ट्राइमिथाइलसिलाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड इज यूज्ड. ओके. अब एनएमआर सिग्नल ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटॉन जो होती है वो डिपेंड करता है, will appear at different field strength as compared to the signal of TMS. अब जो TMS की वैल्यू होती है उसको हम स्टैंडर्ड 0 मान लेते हैं और उसके कंपैरिजन में जो भी हमारा सैंपल होता है उसकी TMS वैल्यू हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं. तो क्या होगा, देखो केमिकल शिफ्ट क्या होगा? शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ NMR एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड सैंपल विच इज TMS. तो डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ द प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू TMS सिग्नल इज नोन एज केमिकल शिफ्ट वैल्यू. अब उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है यूनिट्स यूज इन NMR. अब जो हम ये केमिकल शिफ्ट मेजर कर रहे हैं वो हम किस में करते हैं? 2 यूनिट में मेजर करते हैं. फर्स्ट वन इज डेल्टा स्केल एंड सेकेंड वन इज टो स्केल. अब क्या होगा, देखो अब ये लिखा है मैंने, केमिकल शिफ्ट वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन डेल्टा यूनिट which are defined as the difference in parts per million from TMS signal. और उसकी वैल्यू क्या होगी? different in parts per million from TMS signal. and the delta value is proportionality and dimensionless. और जो ये वैल्यू होती है डेल्टा, वो क्या होती है? प्रोपोर्शनलिटी होती है और इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है. and the value of delta is equal to mu sample minus mu TMS डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल. इसका मतलब क्या है? ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इन मेगा साइकिल, हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भी हमने फ्रीक्वेंसी लिया है उससे हम उसे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. म्यू सैंपल क्या है? जो हमने सैंपल को, जिसको हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कंपाउंड है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई, माइनस म्यू टीएमएस. ये हमने क्या लिया है? जो टीएमएस क्या होगा? टेट्रा मिथाइलसिलेन एज ए स्टैंडर्ड जो लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ डेल्टा. और जो वैल्यू ऑफ डेल्टा हम कैलकुलेट करते हैं उस केस में जो टीएमएस की वैल्यू होती है वो हमेशा किस पे रखते हैं? हम 0 पे रखते हैं.
and the proton absorbing the lower field, then TMS are given positive value of delta. और जो हमारे जितने भी प्रोटॉन होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और वो क्या होगी, ग्रेटर देन TMS की वैल्यू. जैसे TMS की 0 है तो उसकी 0 से 10 तक लाई करेगी. अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर द डीशील्डिंग ऑफ प्रोटोन लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा. इसका मतलब क्या है, अब ये मैं शील्डिंग और डीशील्डिंग अभी नेक्स्ट जो कराऊंगी उसमें बताऊंगी. तो इसमें क्या होगा, वैसे जितनी ज्यादा डीशील्डिंग होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या होगी, ज्यादा होगी. और एक तो हमने क्या स्केल लिया केमिकल शिफ्ट को मेजर करने के लिए, डेल्टा, एंड द सेकेंड जो हमने उसमें लिया वो हम क्या ले सकते हैं, टो स्केल. केमिकल शिफ्ट को किस में मेजर कर सकते हैं, टो स्केल में मेजर कर सकते हैं. एंड टो स्केल क्या होगा, टो इज इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा. After chemical shift, I am going to discuss about the topic which is factor influencing the chemical shift. What are the factor on which chemical shift depend? पहले जैसे मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन होते हैं वो डीशील्ड या शील्ड हो जाते हैं. इस फैक्टर्स में मैं वो एक्सप्लेन करूंगी व्हाट आर शील्डिंग एंड व्हाट इज डीशील्डिंग. शील्डिंग और डीशील्डिंग का क्या मतलब है कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड अलोंग द न्यूक्लियस क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, and they revolve around the nucleus, and they also generate magnetic field which is known as secondary magnetic field. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्या करती है, अपोज करती है जो भी हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं. अगर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मीन्स उसके बाद क्या होगा कि वो उसे उतना ही ज्यादा शील्ड करेंगे तो हमें उतनी ही ज्यादा उसे मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी. और जितने ही इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या होगा, हमें उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कम देनी पड़ेगी, मीन्स वो क्या होंगे, डी शील्ड होंगे. दीज आर द फैक्टर्स. अब क्या होगा, देखो इसमें मैंने यही लिखा है, द फील्ड एक्सपीरियंस बाय द प्रोटोन इज डिमिश्ड, देन अप्लाइड एक्सटर्नली फील्ड, एंड द प्रोटोन इज सेड टू बी शील्डेड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड. क्या होगा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके कारण वो क्या होगा, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो कम ले पाएंगे, और उसको हम प्रोटोन को हम क्या बोलेंगे, शील्डिंग प्रोटोन. Greater the electron density circulating around the proton, greater will be the shielding. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा शील्डिंग होगी, and greater external magnetic field is required to overcome the shielding effect. जितने ज्यादा शील्डिंग होंगे उतनी ही हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा देनी पड़ेगी. ठीक है. अब इफ द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड reinforce the applied field, the proton experience a higher field strength as compared to the applied field and is said to be dual shielded. अगर मान लो क्या होंगे, प्रोटोन को क्या हो रहा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है कम है, तो जिसके कारण क्या होगा, उन्हें मैग्नेटिक फील्ड कम देना पड़ेगा, और उन प्रोटोन को हम क्या कहेंगे, डीशील्डेड प्रोटोन. स्मॉलर एक्सटर्नल फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग द डीशील्ड प्रोटोन टू ए रेजोनेंस. जो डीशील्डेड प्रोटोन होंगे उसको क्या होगा, हमें कम मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी, जिसके कारण वो क्या कर पाएंगे, रेजोनेंस कर पाएंगे. इसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल. जैसे ये लिखा है मैंने, देखिए, शील्डेड प्रोटोन होगा तो उसे हायर मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी. उसका क्या मतलब है, अप फील्ड. और इससे अपोजिट जितनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, डेल्टा की वैल्यू उतनी ही क्या होगी, कम होगी. मीन्स वैल्यू ऑफ डेल्टा उसकी क्या आएगी, कम आएगी. डीशील्ड प्रोटोन क्या होंगे, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस होगा वो कम होगा, जिसके कारण हमें क्या देनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड कम देनी होगी. इसे हम क्या बोलेंगे, डाउन फील्ड. और उसके इसमें वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या होगी, हायर होगी. इट मीन्स डेल्टा की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है वहां पर वैल्यू ऑफ डेल्टा कम है, जहां मैग्नेटिक फील्ड कम है वहां वैल्यू ऑफ डेल्टा ज्यादा है. शील्डिंग एंड डीशील्डिंग जो होती है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. जो हम सबसे पहला फैक्टर ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या पढ़ेंगे हम, देखो, देयर आर ए कोरिलेशन बिटवीन शील्डिंग एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा. इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन का इन्फ्लुएंस जो न्यूक्लियस है उस पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. कम होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम देनी पड़ेगी. मैग्नेटिक फील्ड कम देनी पड़ेगी मीन्स उसमें वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. तो यही लिखा है, हेंस एब्जॉर्प्शन अकर डाउन फील्ड, हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा फ्रॉम दैट ऑफ TMS.
जैसे अब मैंने ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, जैसे अगर हम ले लें ये मिथाइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, टीएमएस की वैल्यू हम हमेशा क्या लेते हैं 0। हमने टीएमएस की वैल्यू क्या ले ली 0। अब इसमें देखिए, अब फ्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा दिस वन। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच लेगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कम होगी, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या होगी ज्यादा। इसलिए फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है और आयोडीन के केस में इसकी वैल्यू क्या है सबसे कम है। नाउ द सेकेंड फैक्टर विच आई वॉन्ट टू डिस्कस इज अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। व्हाट इज अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट? अगर हम ये तो हमने लिए सिंपल से, जैसे एल्काइल हैलाइड लिए, लेकिन अगर मान लो हमारे पास क्या हो एल्कीन या एल्काइन हो, तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करते हैं सर्कुलेशन करते हैं। जैसे ये C डबल बॉन्ड C दिखा रखा है, एक यहाँ पर प्रोटोन प्रोटोन और ये एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस केस में क्या होगा, देखो पाई इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड फील्ड। जब हम अप्लाई फील्ड करेंगे तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। द इफेक्ट आर डायमैग्नेटिक अपोज टू द फील्ड इन सर्टन डायरेक्शन एंड पैरामैग्नेटिक इन अदर डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है कहीं तो क्या होता है डायमैग्नेटिक होता है और कहीं पर क्या होता है पैरामैग्नेटिक होता है। सो दीज इफेक्ट आर नोन एज अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट। जैसे अब मैंने एग्जांपल बताया है एल्कीन। एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में क्या होगा, देखिए पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड विच इज डायमैग्नेटिक। जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे वो क्या होंगी डायमैग्नेटिक होगी, और जो प्रोटोन होंगे, ये जो प्रोटोन है ये जो जनरेट करेंगे उसकी क्या होगी पैरामैग्नेटिक होगी। तो दीज प्रोटोन एक्सपीरियंस डीशील्डिंग एंड रिक्वायर लोअर वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू देन एक्सपेक्टेड। जो हमने एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके कारण क्या होगा अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट के कारण इसमें जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी कम होगी इन कंपैरिजन। जैसे हमें लगता है कि इसकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट के कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी कम होगी। सेम ऐसे ही केस में अगर हम एल्काइन लें, इन दिस प्रोटोन एक्सपीरियंस डायमैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट। इसमें भी क्या होगा डायमैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट होगा, जिसके कारण इसमें हमें जो वैल्यू देनी पड़ेगी, इसमें हमें क्या देनी पड़ेगी, उसमें पैरामैग्नेटिक ज्यादा हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है डायमैग्नेटिक, जिसके कारण हायर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हमें करनी पड़ेगी। सेम ऐसे ही अगर हम एरोमेटिक लें, एरोमेटिक में भी क्या होते हैं अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। इस केस में क्या होता है डीशील्डेड होता है, मींस इसमें हमारी क्या होगी वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी। जहां डीशील्डिंग होगी वैल्यू ऑफ डेल्टा क्या होगी ज्यादा होगी। जो लास्ट फैक्टर इसमें है वो क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जो हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटोन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर मान लो कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटोन है वो किससे अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या कर लेगा प्रोटोन को पुल कर लेगा, जिसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करनी पड़ेगी कम देनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड कम होगी तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी। अब ये मैंने एक टेबल बनाई है, जैसे इसमें क्या है डेल्टा की वैल्यू 0 तो किसकी होती है टीएमएस की होती है, उसके बाद में इथाइल ग्रुप की होती है। यहाँ पर ये जैसे वैल्यू है 3 के आसपास किसकी वैल्यू आती है एल्काइन की आती है, और एरोमेटिक की कहाँ आती है ये 7 to 8। ऐसे ही एल्डिहाइड की जो वैल्यू आती है वो कहाँ आती है नियर अबाउट 10, और एसिटिक एसिड की 12 के नियर अबाउट, इनोल्स की 13 के नियर अबाउट। ये आपको पता होना चाहिए तो मैंने बताया। थैंक यू सो मच for viewing this my video. I am very thankful to you. मैं बस